आगे हम बात करते हैं एडजॉइंट, कोफैक्टर, माइनर, है ना, इन्वर्स, सबके प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करेंगे अपन कोफैक्टर से ही, सॉरी माइनर से, माइनस के बाद कोफैक्टर और कोफैक्टर से फिर एडजॉइंट तक पहुंचेंगे, वहां से इन्वर्स का भी जुगाड़ हो जाएगा। तो अपन आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरीके की दी गई है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और इसी तरीके से लास्ट में A31, A32, A33। मान लीजिए ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी 3x3 की दी हुई है। तो अब अगर इसमें से आप इनका माइनस का मैट्रिक्स निकालना चाहो तो माइनस के लिए क्या होगा, जैसे A11 है, ठीक है, A11 का मतलब हुआ उसके सामने वाली रो और उसके सामने वाले कॉलम को हटा दिया, जैसे डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, है ना। तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, जो बाकी बची हुई चीजें हैं, मतलब A11 की रो और उसके कॉलम को हटा दिया, बाकी बची हुई चीजें A22, 23, 32 और 33, इनको लेकर के आपने डिटर्मिनेंट बनाया और उसकी वैल्यू जो होगी वही माइनर होगी। मतलब माइनर ऑफ 11 कैन बी कॉल्ड एज A22, A23, A32, A33। ठीक है, सिंपल, जैसे आप एक्सपेंशन करते हो डिटर्मिनेंट्स के तरीके से, वैसे ही आपको कर देना है। ठीक, तो ये M11 कहलाएगा। फिर M12 की बात कर लीजिए। M12 क्या होगा, M12 मतलब इसका वाला रो और इसका वाला कॉलम हटा दिया, बाकी को लिख लिया। कितना आएगा, A21, यहाँ 23 बचेगा, 31 बचेगा और यहाँ बचेगा 33। ठीक, M11, M12, M13 की भी बात कर लेते हैं। तो ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, बचा आपके पास 21, 22, 31, 32, है ना। ये आपके माइनस हो गए। ऐसे ही करके आप सभी का माइनर लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको M23 का लिखना है, ठीक है, M23 लिखना है तो क्या करोगे, ये वाली कॉलम हटा दी, ये वाली रो हटा दी, बाकी को एज इट इज लिख दिया। क्या है, 11, 12, 31, 32। ठीक है, तो 11, 12, 31, 32, ये आपका M23 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप कोई से भी लिख सकते हो, सब मतलब सारी मैट्रिसेस आप लिख सकते हैं यहां से। ठीक, अब ये सभी क्या होगी, ये डिटर्मिनेंट कुछ वैल्यू देगा, कुछ वैल्यू यहां देगा, कुछ वैल्यू ये देगा, कुछ वैल्यू ये देगा, सभी जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, वही माइनर्स कहलाएंगी करस्पॉन्डिंग टर्म्स की। जैसे A11 का माइनर, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आ रही है, A12 का माइनर, ये वाली डिटर्मिनेंट वैल्यू, इस तरीके से आप सभी को लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है, कोफैक्टर्स के लिए। ठीक है, अब इससे अगर मैट्रिक्स बनाए M11, M12, M13, ठीक है, सारे एलिमेंट्स का हमने माइनर लिख लिया और उसकी एक मैट्रिक्स बना ली, तो दैट विल बी कॉल्ड माइनर मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या हो गया, मैट्रिक्स ऐसी जिसमें कि आपके A के सारे माइनर्स लिखे गए हैं, ठीक है, अपनी सही पोजीशंस पे। ठीक है, A11 का माइनर जो M11 था वो 11 वाली पोजीशन लेगा, 12 वाला जो था वो 12 वाली पोजीशन लेगा। इस तरीके से करके अगर हम लिखें तो दैट विल बी कॉल्ड माइनर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स आपके क्या होते हैं, तो कोफैक्ट, जैसे यहां पे आपने M11, M12 डिफाइन किया है, वैसे ही C11, C12 आप डिफाइन कर लीजिए। तो C11, C12 जब आप डिफाइन करोगे तो उसको लिखा कैसे जाता है, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j Mij। ठीक है, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j Mij। मतलब अगर आपको C11 लिखना है तो इसका मतलब होगा कि -1 की पावर क्या करना पड़ेगा, 1 + 1। ठीक है, i प्लस j करना था ना, तो 1 + 1 M11। C12 निकालना है, -1 की पावर 1 + 2 M12, और ऐसे ही करके आप सभी लिख सकते हो। ठीक है, C मान लो 32 निकालना है तो -1 की पावर 3 + 2 M32। राइट, तो ऐसे करके आप सारे ही कोफैक्टर्स का भी कलेक्शन कर सकते हो, और इन कोफैक्टर्स को लेकर के जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर ऑफ A, ठीक है, इसको इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा जहां पे आपके पास C11, C12, C13, यहाँ पे C33, ठीक है, C23, C22, C32, C31, C21, ये सारे एलिमेंट्स होंगे, दैट विल बी कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या होती है कि आपसे कहा जाए कि माइनर, ये कोफैक्टर्स के साथ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी अपनी इन्वॉल्व है। वो क्या, कि जैसे अगर आप फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, फर्स्ट रो के, ये मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को अगर आप इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दें,
ठीक है, इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे। जैसे a11 को c11 से, a12 को c12 से, a13 को c13 से, ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो और उनका एडिशन कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। यही है ना भाई, सिंपल सी बात है। a11 इसको ओपन ही तो करना था, इसी को तो बोल दिया गया पूरे को c11, बोला गया कि नहीं। भाई डिटर्मिनेंट अगर हमें ओपन करनी होती तो ऐसे ही करते ना, a11 इंटू ये पूरा, ठीक है, माइनस a12 इंटू ये पूरा, ठीक है। तो माइनस देखो यहां पे आ भी रहा है माइनस, ठीक है। तो आपके पास अगर आप ओपन करते हो क्या प्रॉपर्टी होती थी कि अगर आप किसी एक रो को उसी रो के, ठीक है, कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर देते हो, करस्पॉन्डिंगली ऐड कर लेते हो, तो आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को अगर आपने सेकेंड रो के सारे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया तो भी आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगी। थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम के सारे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। जैसे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, a13 को मल्टीप्लाई कर दो c13 से, a23 को मल्टीप्लाई कर दो c23 से, और a33 को मल्टीप्लाई कर दो c33 से। दिस विल बी योर डिटर्मिनेंट, ये आपकी डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि अगर आप कोई भी अगर उठा लो, इसको मान लो उठा लिया, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, a31 c31, a32 c32, ठीक है, a33 c33, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन का सम जो आएगा वो भी डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा। लेकिन ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि एक रो को उठाएं, मान लो फर्स्ट रो को उठाया और सेकंड रो के सारे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 0 आएगा। मतलब एक रो को अगर आपने पूरे को उठाया है और उसको अगर आप किसी अदर रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट 0 आएगा। ध्यान देना, अगर आपने कॉलम उठाया है, जैसे सेकंड कॉलम उठाया है मान लीजिए, ठीक है, सेकंड कॉलम मान लीजिए आपने उठाया इधर से, तो आप थर्ड कॉलम के सारे कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे या फर्स्ट रो के सारे कोफैक्टर्स के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम यहां से उठाया था, फर्स्ट कॉलम यहां से लिया या थर्ड कॉलम लिया तो मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जैसे हम कहना चाहें a11, ठीक है, मान लो वहां से फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो इसमें हमें फर्स्ट कॉलम लेंगे तब तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, उसके अलावा कोई अदर कॉलम लेंगे तो 0 आएगा। मतलब a11 को c12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a21 को c22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a31 को c32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट 0 के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात। फिर इसी तरीके से अगर आप कोई और सा भी ले ले, अच्छा ऐसा नहीं करना है कि सेकंड रो यहां से उठाई और यहां से थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स ले लिए, नहीं, रो और कॉलम में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, फर्स्ट मतलब कोई एक रो लिया, उसके अलावा किसी अदर रो के कोफैक्टर्स ले लिए तो सम 0 होगा। ठीक है, कोई एक कॉलम लिया तो उस कॉलम के अलावा किसी अदर कॉलम के कोफैक्टर्स ले लिए तो सम 0 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी किसी को और को मल्टीप्लाई करने लगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने उठाया यहां से फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और यहां से उठा लिया आपने थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स, मतलब जैसे कहा जा रहा है कि a11 इंटू c13 उठा लिया, a12 इंटू c23 उठा लिया, a13 इंटू c33 उठा लिया। ठीक है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है भाई। फर्स्ट रो यहां से उठाया आपने, थर्ड कॉलम यहां से उठाया, एक जगह से रो ले रहे हो, एक जगह से कॉलम ले रहे हो, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये डेल्टा होगा या 0 होगा, मतलब डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है, 0 भी नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है, मतलब यहाँ कुछ भी वैल्यू आ सकती है। इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है। तो मेनली कमेंट्स क्या क्या है, जब आप किसी रो या किसी कॉलम को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते हो तो रिजल्ट आता है आपका डिटर्मिनेंट। और अगर किसी अदर रो के साथ करते हो, ठीक है, रो इधर से लिया, किसी अदर रो के कोफैक्टर्स उठाए तो सम 0 हो जाएगा, कॉलम इधर से लिया, किसी अदर कॉलम के कोफैक्टर्स उठाए तो सम 0 हो जाएगा। लेकिन एक यहां से रो ले रहे हैं और यहां से हम कॉलम की जगह, मतलब फर्स्ट रो लिया, यहां से सेकंड कॉलम, तो पता नहीं कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीज जो है आपकी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर के डिटर्मिनेंट डेल्टा के बराबर होती है। अब ये जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखी उसी का अगर आप ट्रांसपोज ले लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट। ठीक है,
कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आपने लिखी है कोफैक्टर ऑफ ए, उसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट कहलाएगा। ठीक, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल पहले ले लेता हूँ और उसके बाद अपन आगे आते हैं प्रॉपर्टीज पे। 1 2 3 मान लीजिए है, यहाँ पे 2 -1 4 है, यहाँ पे है 3 1 -1 मान लीजिए। ठीक, ये अगर आपकी मैट्रिक्स ए है तो आपको मान लीजिए माइनर कोफैक्टर ट्रांसपोज सब एक एक करके निकालते हैं अपन, है ना। तो अगर आप माइनर ऑफ 1 1 लिखने जाओगे तो कितना आएगा, 1 × 1 -4 -2 × -2 -12, है ना। सॉरी, ये तो ओपन करने लग गया मैं। a × 1 -4 ये आपका -3। m12 आप निकालने जाओगे तो 2 के रिस्पेक्ट में -2, 2 के रिस्पेक्ट में 2 × -1 -2 और -12 -14 आ जाएगा। m13 निकालने जाओ, ठीक, m13 डिटर्मिनेंट पहले पहचान सकते हैं, 2 -1 3 और 1 ये आएगा। 2 × 1 2 और इधर से 3 और आ गया, मतलब 5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से करके आपके पास सारे एलिमेंट्स आते गए। ठीक है, चलिए निकाल ही लेते हैं थोड़ी देर के लिए। m21 की बात कर लेते हैं। m21 क्या आएगा, m21 का मतलब हो गया आपका 2 3, यहाँ से 1 -1 2 3 1 -1 तो -2 -3 -5 हो गया। 2 2 की बात करते हैं तो 1 3 3 -1 1 3 3 -1 तो -1 -9 -10 हो गया। ठीक है, आज ये हो गए। m23 की बात करते हैं तो m23 आपके पास कितना आएगा, 1 2 3 1। ठीक, 1 2 3 1 तो 1 -6 -5 आ गया। ठीक, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 मतलब क्या आ गया, 2 3 -1 4 8 और +3 11। ठीक, 3 2 कितना आ गया, 3 2 आ गया 1 3 नहीं 3 2 की बात कर रहे हैं ना, ये वाला, हाँ, तो 1 2 3 4। ठीक, तो 4 -6 और m33 की बात कर लें, m33 आपके पास कितना आ जाएगा, -1 -4 -5। ठीक है, तो आपके पास जो मतलब अगर हम कहें ये माइनर्स हो गए। अब इनसे कोफैक्टर्स अगर आपको लिखने हैं तो कुछ खास नहीं करना। आप देखो 1 + 1 2 होगा, है ना, 2 होगा तो -1 की पावर में 2 आएगा, मतलब पॉजिटिव, है ना। Cij = -1 की पावर में i + j mij, उसी को यूज करें। तो ये -3 का -3 रहने वाला है, ये -14 का +14 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +5 बिकॉज 1 + 3 = 4, सो -1 की पावर 4 लगता, मतलब पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, +5, यहाँ पे कितना आ जाएगा -10, यहाँ पे कितना आ जाएगा +5, यहाँ पे 11, यहाँ पे 2, यहाँ पे -5। ठीक है, ये आपका कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक, अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई, इसका आप अगर ट्रांसपोज कर लो, ठीक है, क्या करना है आपको, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा, और इसमें आपके पास ये मैट्रिक्स बना देते हैं। ठीक, इसमें आपके पास ट्रांसपोज लेने पे क्या होगा, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम जो था फर्स्ट रो बन जाए, तो -3 5 11 14 -10 2 5 5 -5, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट का ट्रांसपोज है। ठीक है, अभी आपको एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट नहीं पता, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि कोफैक्टर की डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट बराबर ही होगी, बिकॉज ये अगर B है तो ये लिखा है B ट्रांसपोज, और B ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो आपस में बराबर ही होता है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ A = डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, और अब अपन निकालने की ट्राई करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा जनरल केस के लिए। ठीक है, इस मैट्रिक्स को तो हमने निकाल लिया, ठीक है, कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना है ना, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद अपन थ्योरेटिकली देखते हैं एक तरीके से प्रॉपर्टीज पार्ट ऑफ एडजॉइंट ए। सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं अपन, अगर मान लीजिए आपके पास ए और एडजॉइंट ए का आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, और सारी चीजें यहीं से आपकी इसी प्रॉपर्टी से आपकी डिसाइड होती हैं। तो A × एडजॉइंट ए अगर हम करें,
ठीक है, तो क्या होगा देख लीजिए, ठीक, ये आपका ए है मान लीजिए, है ना। तो इसका एडजॉइंट ए आप कैसे लिखोगे, एडजॉइंट ए आप देखो यहाँ C11 आ जाएगा, यहाँ C21 आ जाएगा, है कि नहीं है, और C31 आ जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोज करके लिखना होगा ना। तो फिर इसी तरीके से आप देखिए C12, C22, C32 और C13, C23, C33, ये आपका आएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ए इंटू एडजॉइंट ए मिल करके क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन आपने किया, फर्स्ट रो उठाया यहाँ से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या दिख रहा है, A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब मिल करके क्या हो गए, डेल्टा हो गया कि नहीं, फर्स्ट रो और उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोज करके लिखा जाता है ना। तो जो रो वाली चीज थी वो कैसी आ गई, कॉलम में आ गई। अब मल्टीप्लाई आप कर रहे हो A11 C11, A12 C12, A13 C13, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, सम किया, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखो नेक्स्ट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन किया तो बेसिकली मल्टीप्लाई हुआ क्या, यहाँ पे हो रहा है आपके पास ये आपका फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो के आपके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं। तो एक रो उठाई आपने, किसी अदर रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ले लिए, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 0 के बराबर आएगा। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ 0 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए और यहाँ पे 0, 0 0 और डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ए को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, ये तो एक स्केलर वैल्यू होगी, इसको बाहर ले लिया तो आपके पास बचता है क्या, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। मतलब क्या आया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का जो प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर होगा, और सेम यही चीज एडजॉइंट a इंटू a के केस में भी होगी। तो a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई, या फिर कह लीजिए एडजॉइंट a इंटू a के बराबर ही होगा, ठीक है, इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब यहां से हम आते हैं कि भाई एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वगैरह कैसे एस्टेब्लिश करें। तो देखिए अगर a इंटू बी इज इक्वल टू तीसरी मैट्रिक्स C, तो इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ C। तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ, लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां से आपके पास देखिए क्या आएगा, ये तो आपको पता करना है, ये तो आपको पता है। यहां पे देखिए ये चीज कितनी हो जाएगी, तो आप यहां पे देख सकते हो क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, अगर यहां पे 3i मैं लिख दूं तो 3i का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 3n होगा, यही ना। 3i अगर मैं लिख दूं तो 3i का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 3n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i, यही ना। ये चीज याद है ना कि ka का डिटर्मिनेंट कितना होता है, k⁻n इंटू डिटर्मिनेंट a। तो वैसे ही यहाँ पे k की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ a है, तो इसका लिख सकते हैं हम कि ये कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i विच इज 1 एनीवे, एंड इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल करके क्या आएगी, यहाँ से आपके पास निकल करके आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू a⁻n-1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, यही आपकी करेक्ट मतलब एस्टेब्लिश हो गया कि एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, a की पावर n-1। तो अगर जैसे हम 3x3 की मैट्रिक्स के बारे में अगर a को कंसीडर कर रहे हैं तो आपका n कितना है, 3 है। तो 3x3 के लिए अगर कहा जाए कि एडजॉइंट a कितना होगा तो a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई, दो प्रॉपर्टीज इनफैक्ट कह लीजिए, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई, और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a भी निकल गया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जितना डिटर्मिनेंट एडजॉइंट का होगा वही डिटर्मिनेंट आपका कोफैक्टर ऑफ a के लिए भी आएगा, ठीक है। अब यहीं से आप इनवर्स एस्टेब्लिश कर लेते हो। इनवर्स एस्टेब्लिश आपको करना है
तो देखिए अब ये वाला पार्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों को जैसे एडजॉइंट वगैरह को समझने में दिक्कत आती है, तो हमें क्या करना चाहिए, एडजॉइंट को हमेशा इनवर्स के फॉर्म में समझना चाहिए, क्योंकि इनवर्स के साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, एडजॉइंट के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं होते हम उसके सारी चीजें डिकोड कर पाने में। ठीक है, तो एडजॉइंट को हम चाहें तो इनवर्स में बदल के याद रखें। क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में या फिर कोई प्रॉपर्टी बेस्ड ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप एडजॉइंट वगैरह हटा करके इनवर्स के टर्म में डील करो। इनवर्स में प्रॉपर्टीज याद रखनी भी आसान होती हैं और वहां पे अपन मतलब बहुत ज्यादा उसमें मतलब मशक्कत नहीं करनी पड़ती अपने को याद रखने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए आप यहां से देख सकते हो कि एडजॉइंट ए अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूं कि ए इनवर्स से दोनों साइड मतलब इतना पार्ट में कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, ए इनवर्स से मैंने प्री मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, भाई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे प्री तो ये वाला खत्म हो गया ए, और इधर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ए तो स्केलर है ना, तो ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई यही बचेगा ना। ठीक है, ए इनवर्स से आपने दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये तो स्केलर क्वांटिटी, इससे थोड़ी ना कोई मतलब है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से। तो एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिखना सही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, आपको एडजॉइंट के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन करना है, प्रॉपर्टीज मैनिपुलेट करनी है, एडजॉइंट के टर्म में दिक्कत हो रही है तो आप इनवर्स के टर्म में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रहे, ये सारी बातें केवल तभी ट्रू हैं जब ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता हो। अगर भाई एडजॉइंट है तो हमेशा एक होगा, लेकिन ए इनवर्स आपका कब एग्जिस्ट करेगा वो आप यहां से भी देख सकते हो कि ए इनवर्स आपको ऐसे याद रखना है, यहीं से ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है इंटू एक मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास डिटर्मिनेंट ए आपका नॉन जीरो हो। ठीक है, ए इनवर्स आपका कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ए आपका नॉन जीरो हो, इन्वर्टिबल हो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इन्वर्टिबल है मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इनवर्स। तो अब जब एडजॉइंट और इनवर्स हमेशा ऐसे ही आपको देखने हैं कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, तो सारी प्रॉपर्टीज भी इन दोनों की मिक्सअप करके ही पढ़ेंगे, इनवर्स और एडजॉइंट की। ठीक है, एक दूसरे से डेरिवेशन करना भी काफी आसान रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक करके। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो के ए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, मतलब के स्केलर है का इनवर्स अगर आपको निकालना है तो के इनवर्स में क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका 1 अपॉन के, ठीक है, इंटू ए इनवर्स, बस। ठीक है, अच्छा ये सिंपल सी बात है भाई, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स कितना होगा, ए के बराबर ही होगा। के इनवर्स की बात कर ली हमने, ए इनवर्स के इनवर्स की बात कर ली, और अगर अपन नेक्स्ट एक इसको भी देख ले, एडजॉइंट ऑफ के थर्ड। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ के को देख लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ के आपको कैसे याद रखना है, ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये मान लिया कि एक मैट्रिक्स बी है ना, ये पूरा मिलकर के एक मैट्रिक्स बी है। तो अगर एक मैट्रिक्स बी लिखी हुई है तो उसको कैसे लिखोगे तुम, कि अगर इसको मैं बी बोल देता हूं तो दिस शुड बी बी इंटू बी इनवर्स, सिंपल सी बात। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी इंटू बी इनवर्स। बी की जगह पे आप रख दो के, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू यहाँ पे के का इनवर्स, तो आपके पास कितना आएगा, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, यही आएगा कि नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और के इनवर्स अभी हमने डिसाइड किया कितना होगा, ए इनवर्स बाई के। सबसे पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि भाई स्केलर कौन सा है और मैट्रिक्स कौन सी है। ये सब चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप सही तरीके से डील कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी स्केलर थी, पावर में n लग गया। ठीक है, के ए एक मैट्रिक्स है का डिटर्मिनेंट, तो के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो रटा था, के रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। के इनवर्स का ए इनवर्स बाई के हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, के की पावर n ए इंटू ए इनवर्स, ये दोनों मिलके क्या होते हैं, एडजॉइंट ए। तो दिस इज इक्वल टू के की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ के इज इक्वल टू के की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होगा। ठीक, ठीक है, ये बात एडजॉइंट ऑफ के लिख लिया आपने। अच्छा, एक और डायरेक्शन में जाते हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी बात कर लें।
तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, फिर से एडजॉइंट ए को एक मैट्रिक्स बी मान लिया ये आपका बी है, तो एडजॉइंट ऑफ बी आपको तो ऐसे ही डील करना आता है, डिटर्मिनेंट बी इंटू बी इनवर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह पे एडजॉइंट ए और यहाँ पे एडजॉइंट ए का इनवर्स लिख सकते हैं। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आप निकाल चुके हो, कितना होता था, डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1, और एडजॉइंट ए को क्या लिख दें, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1 इंटू ये आपकी स्केलर है k, है ना, ये k का काम कर रहा है। ये अगर मान लो एक तरीके से ये k है और ये b है, ठीक है, ए इनवर्स एक मैट्रिक्स b है, तो के बी का इनवर्स कितना होगा, b इनवर्स बाई के, b इनवर्स बाई ये k, यही है ना, के बी का इनवर्स b इनवर्स बाई के। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1, ठीक है, k क्या था आपका, डिटर्मिनेंट a था, और b इनवर्स, b क्या था, a इनवर्स, उसका भी इनवर्स, है ना, b मतलब a इनवर्स का इनवर्स। तो यहां से कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट a की पावर में n-2, और ये a इनवर्स इनवर्स मिलके कितने हो गए, a के बराबर हो गए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना आ गया, डिटर्मिनेंट a की पावर में n-2 इंटू a, ठीक है, इतनी बात। अब आप अच्छा एक और देख लेते हैं, ट्रिपल एडजॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, डबल था, 3 ले लिया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब इसको कैसे डील करना है, तो ये तो पूरा आपने अभी निकाल लिया इसके बराबर, तो आपने इसको लिख लेना है कि दिस इज एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-2 इंटू ए, है ना। कितना आ जाएगा ये यहां से, तो ये आपका एक स्केलर है ना, और ये आपका मैट्रिक्स है। तो के ए मतलब एडजॉइंट ऑफ के ए, इसी की बात की जा रही है ना, और एडजॉइंट ऑफ के ए आपने अभी निकाला था, यही होता है। तो एडजॉइंट ऑफ के मतलब ये आपका k था और ये आपका a है ही है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ k आप कैसे लिखोगे, k की पावर में n-1 एडजॉइंट ऑफ a, तो k की जगह डिटर्मिनेंट a की पावर में n-2 n-1, है ना, ये आ जाएगा, और साथ में आपके पास आ गया एडजॉइंट a, ठीक है। ये बात ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट a की पावर में n-2 और उसकी पावर में n-1 जाता, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया दोनों का, और इनटू एडजॉइंट a, ठीक है। तो इस तरीके के एडजॉइंट की आपको जरूरत पड़ सकती है। अब यहीं से एक और चीज देख लेते हैं कि भाई एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट तो आपने निकाल लिया कि एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट a की पावर में n-1, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, ठीक है, ये वाला जो है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a के लिए देखें, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, दिस इज बेसिकली एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज दिस मच, कितना है, डिटर्मिनेंट a की पावर में n-2 इंटू a, यही है, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, अब यहां से आप देख लो, ये आपका स्केलर डिटर्मिनेंट a की पावर में ये स्केलर है ना, ठीक है, तो k जैसा बिहेव करेगा, तो n इंटू n-2, ठीक है, k की पावर में n कर दिया मैंने, और इंटू डिटर्मिनेंट a आएगा, भाई ka का डिटर्मिनेंट चाहिए तो k की पावर में n और इंटू डिटर्मिनेंट a, तो कितना आ गया यहाँ से, दिस इज कमिंग आउट एज डिटर्मिनेंट a रेज टू पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम पैटर्न से जब डबल, यहाँ पे देखो जब डबल एडजॉइंट लगा तो n-1 की पावर 2 हो गई, सिंगल एडजॉइंट था तो बस n-1 की पावर एक तरीके से कहें 1 थी। जब ट्रिपल एडजॉइंट होगा, है ना, ट्रिपल एडजॉइंट अगर रहा, ट्रिपल एडजॉइंट, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालने को कहा गया तो दिस विल कम आउट एज डिटर्मिनेंट a की पावर में n-1 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, और ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो पैटर्न भी यहाँ से आपको एक बार को एनालाइज कर सकते हो, और कहीं भी एडजॉइंट के केस में अगर आपको दिक्कत महसूस हो तो आपको क्या लिखना है, तुरंत इस चीज से जानना है कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। फिर स्केलर और मैट्रिक्स कौन सी है, इसके अकॉर्डिंग आप सही तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, कोई भी मैनिपुलेशन पॉसिबल है एडजॉइंट को हटा करके इनवर्स के टर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ए इनवर्स के इनवर्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली, ठीक है। अब देखिए जैसे
एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कभी कहा जाए, मान लीजिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं, ऐसी मैनिपुलेशन दिखा रहा हूं मैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अगर कहा जाए तो ए इनवर्स को बी मान लो, ए इनवर्स को अगर आप बी मान लोगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट बी इनटू बी इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट बी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, बी का मतलब क्या है ए इनवर्स और बी का मतलब है ए इनवर्स, बस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और ए इनवर्स का इनवर्स कितना होगा ए, ठीक है। तो ऐसा करके आप कहीं भी किसी भी केस में आप इस फैक्ट को यूज कर सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इनटू ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए है ना, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करें या फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके और फिर उसका ट्रांसपोज करें, ठीक है, तो बात बराबर ही आएगी। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज मतलब ए का पहले ट्रांसपोज लिया फिर एडजॉइंट निकाला, या फिर आपने पहले एडजॉइंट ए कर लिया और उसका ट्रांसपोज निकाला, दोनों आपस में बराबर ही आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे ट्रांसपोज में भी होता था ना ये ए बी का ट्रांसपोज अगर आप करो तो इसको आप उल्टा लिखते थे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना, ठीक है। ए बी सी डी अगर है मान लीजिए तो उसका ट्रांसपोज आपको करना है तो कैसे होगा, उल्टे डायरेक्शन में ओपन होगा, डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है, ठीक है। तो कोफैक्टर्स भी एक तरीके से कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेकर के ही एडजॉइंट तक पहुंचे हैं और एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी एक तरीके से कहिए वहां पे भी फॉलो होती है। आपके पास वहां पे क्या आ जाता है कि जैसे मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए बी सी है तो ये भी उल्टे डायरेक्शन में इसको ओपन किया जा सकता है कि एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू उल्टे डायरेक्शन में सी बी ए, एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इनवर्स के लिए भी कुछ इसी तरीके से कि मान लीजिए ए बी सी का आपको इनवर्स निकालना है तो दिस विल बी ओपन इन बैकवर्ड वे, सी इनवर्स देन बी इनवर्स एंड देन ए इनवर्स, सी इनवर्स फिर बी इनवर्स फिर ए इनवर्स, इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट और प्रॉपर्टी अपन क्या देख सकते हैं इससे रिलेटेड, हाँ, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मतलब ये ए बी सी मान लीजिए एक तरीके से सभी ए हो, ए ऐसे करके मान लीजिए n टाइम्स लिखा गया, ठीक है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अप टू n टाइम्स, तो इधर कितना आ जाएगा उल्टे डायरेक्शन में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे ही करके कितना n टाइम्स, तो आई कैन राइट इट डाउन एज एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल रेज टू पावर, ठीक है, ये वाली चीज आपके पास बन जाएगी। इसी तरीके से सेम आप इनवर्स के टर्म्स में भी डील कर सकते हो। इनवर्स के टर्म्स में भी मैं कह सकता हूं कि आपको मान लीजिए कहा जाए कि ये ए बी सी सब ए हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा ए की पावर n, ठीक है, का इनवर्स, और इधर क्या होगा सभी उल्टा ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स यही आता रहेगा, ठीक है, n टाइम्स, तो ये कितना बनेगा ए इनवर्स की पावर में n बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी बची हुई है क्या हमारी इससे रिलेटेड, हाँ एक और देख लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए कि हाँ ए इनवर्स का ट्रांसपोज है तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज करें या ए ट्रांसपोज का इनवर्स करें, दोनों चीजें आपकी बराबर ही होती हैं, ठीक है। एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करो या फिर ए का ट्रांसपोज करके फिर एडजॉइंट लो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो ए इनवर्स में भी ऐसा ही है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज लो या फिर ए ट्रांसपोज करके फिर इनवर्स लो, दोनों से सेम ही रिजल्ट बनने वाला है, ओके। नेक्स्ट अच्छा ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट में तो हमने फिर भी बना दिया कि भाई ए इंटू बी का इनवर्स अगर आएगा तो कैसे ओपन होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ओपन होगा। अब ये एडिशन वगैरह पे नहीं लग सकता कि ऐसा कर दें कि हाँ दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये सब चीजें गलत हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई सारी मेन जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड थी, इनवर्स और एडजॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। साथ में कोफैक्टर का भी जिक्र कर लिया और थोड़ा बहुत ट्रांसपोज का यूज इस तरीके का आ गया। एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है
कि एडजॉइंट ऑफ ए है, ए ट्रांसपोज है और ए है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, का डिटर्मिनेंट, फिर ए ट्रांसपोज और ए, ठीक है, इसका आपको डिटर्मिनेंट मान लीजिए फाइंड आउट करना है। तो आप समझ सकते हो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई क्या करना था, स्केलर कौन सा है, मैट्रिक्स कौन सी है। तो ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये मैट्रिक्स है ना। तो आपके पास अगर ये पूरा स्केलर ही लिखा हुआ है तो पहले तो चलिए ऐसे ही लिख लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आपको पता होता है कि दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 एंड दिस इज आल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू ए लिखा है, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ए की पावर में n इनटू ए, ऐसा लिख सकते हैं आप। ये चीज आपकी k हो गई कि नहीं, ये स्केलर हो गया, स्केलर a, ठीक है, मतलब ये क्या है, अगर इसको बोलूं मैं तो ये k के तरीके से बिहेव कर रहा है और k का डिटर्मिनेंट अगर आपको लिखना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी k की पावर n और इनटू डिटर्मिनेंट a के बराबर। k डिटर्मिनेंट a की पावर n है तो डिटर्मिनेंट a की पावर n स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 इसमें ऐड कर दिया, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप स्केलर और मैट्रिक्स अगर सही तरीके से डिफरेंशिएट कर पाते हो, अलग अलग तरीके से उसको डील कर पाते हो, तो आप इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से और खास करके एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इनटू ए इनवर्स की हेल्प से सवाल कर सकते हो कोई से भी, ठीक है। मैट्रिसेस के टाइप अपन डिस्कस कर लेते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट। जैसे एक होता है आपका क्या, आइडेम्पोटेंट, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन वी आर कवरिंग इट। आइडेम्पोटेंट का मतलब है, हाँ, बिना नाम लिए उसकी प्रॉपर्टीज जरूर यूज की जा सकती है, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि भाई ए स्क्वायर जो है आपका वो ए के बराबर हो जाए। आइडेम्पोटेंट का मतलब है कि आपका ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो दैट मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड आइडेम्पोटेंट, ठीक है। ए स्क्वायर अगर ए है तो आप लिख सकते हो यहां से कि ए क्यूब कितना होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ये तो ए था तो ये तो ए स्क्वायर हो गया और ये भी ए हो गया, ए की पावर 4 ए क्यूब इंटू ए क्यूब तो आपका कितना था, ए था, इंटू ए मतलब अगेन ए स्क्वायर मतलब ए। तो आप क्या समझ सकते हो कि ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो इसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि ए की पावर एनीथिंग मतलब पॉजिटिव, ठीक है। कितना होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर रहे, ए की पावर 5/3 नहीं कर देंगे तो ए की पावर n इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, ए के बराबर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन इससे रिलेटेड और क्या बोल सकते हैं कि भाई इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए कैन टेक टू वैल्यूज 0 और 1। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू या तो आपके 0 के बराबर होगी और या तो 1 के बराबर ही होगी, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तो आप ए इनवर्स नहीं ले सकते। भाई ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ए आई होगा, मतलब यूनिट मैट्रिक्स होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए क्या जरूरत है, देखो, इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो तो हम कह सकते हैं कि देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तब आप लिख सकते हो कि भाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए को अगर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो इधर ए बचेगा और इधर बचेगा ए इनवर्स मतलब आई, ठीक है। तो आपका ए जो है आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो इसका मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए दो केसेस हो सकते हैं। क्या याद रखना है आपको, ये इतनी बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये ए की पावर n ए के बराबर होगा। और इसके अलावा आप एक चीज और देख सकते हो कि अगर कहीं ऐसा दे दे कि आइडेम्पोटेंट एंड नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स या फिर इन्वर्टिबल ही नाम लिख दे, वो नॉन सिंगुलर की जगह ए इन्वर्टिबल ही लिख दे, तो मतलब ए इन्वर्टिबल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या बोल रहा हूं मैं, सिंगल फ्रेज में समझ लो कि इन्वर्टिबल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आपकी सिर्फ एक ही पॉसिबल है, कौन सी, यूनिट मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। यही एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो कि इन्वर्टिबल होगी और आइडेम्पोटेंट होगी, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ए इनवर्स एग्जिस्ट करने पे, ठीक है। ये आपकी आइडेम्पोटेंट हो गई। आइडेम्पोटेंट के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एक और नाम, वो है इनवॉल्यूटरी, ठीक है। तो इनवॉल्यूटरी क्या होता है, इनवॉल्यूटरी का मतलब है, ठीक है, इनवॉल्यूटरी का मतलब है कि आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये आई के बराबर आ जाए, मतलब ए स्क्वायर जैसे अभी ए के बराबर होता था, ए स्क्वायर आपका आई के बराबर हो जाए, ठीक है। अब ए स्क्वायर अगर आई है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ए क्यूब तो ए होगा, फिर से ए की पावर 4 आई हो जाएगा, फिर से ए की पावर 5 ए पहुंचेगा, ए की पावर 6 आई हो जाएगा, यही चलता रहेगा ना।
ठीक है, मतलब आप जब भी a की पावर 2n निकालने जाओगे तो वो i आएगा, और a की पावर में 2n + 1 निकालने जाओगे तो वो a के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखो, यहां से डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट a आपका कितना आएगा, +-1। a स्क्वायर अगर i के बराबर है तो डिटर्मिनेंट a स्क्वायर = 1, तो डिटर्मिनेंट a आपका +-1 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही, और इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट, और A इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, A स्क्वायर इंटू A इनवर्स = I इंटू A इनवर्स, A = A इनवर्स, यही आ रहा है। A और A इनवर्स आपस में बराबर होंगे, मतलब मैट्रिक्स जो होगी वो कैसी होगी, सेल्फ इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होगी, सेल्फ इनवर्स होगी। A इनवर्स तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि डिटर्मिनेंट A सिर्फ 2 वैल्यूज ले सकता है, +1 या -1। ठीक है, इनवॉल्यूटरी के बाद नेक्स्ट नाम आता है अपने पास पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स, चलिए ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये पीरियोडिक जो आप पहले से पीरियोडिक जानते हो वैसा ही कुछ, कि A की पावर आप मान लीजिए 1 निकालने गए, 2 निकालने गए, 3 निकालने गए, कुछ आता रहा, लेकिन आपको ऐसा मिल जाए, मान लीजिए कि A की पावर 1 = A की पावर 4 = A की पावर 7, है ना, A की पावर 10, ऐसा करके। ठीक है, मतलब A = k+1। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि पीरियोडिक हो जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, पीरियोडिक हो जाएगी। ठीक है, और आप ये भी समझ सकते हो कि डिटर्मिनेंट, अगर मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, 3 की पीरियोडिसिटी है। और इसके अलावा एक और चीज बोल सकते हो, पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, हाँ, पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियोडिसिटी 3। और डिटर्मिनेंट A के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट A आपका कितना होगा, या तो 0 होगा और या तो 1 हो सकता है ना, -1 भी हो सकता है भाई, अगर 2-2 की पीरियड रहे या फिर 4-4 की रहे, मान लो डिटर्मिनेंट मतलब A की पावर 1 = A की पावर 5, इस तरीके का कुछ सीन हो, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट A कितना आएगा, या तो 0 हो जाए या तो +-1 हो सकता है पीरियोडिक मैट्रिक्स के केस में। एक और नाम आता है इसमें, वो है आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, निलपोटेंट। निलपोटेंट में क्या होता है, निलपोटेंट का मतलब है कि आप A निकाल रहे थे, A स्क्वायर निकाल रहे थे, क्यूब निकाल रहे थे, कुछ आ रहा था, फिर A की पावर 4 पे जब पहुंचे तो वो 0 हो गया, नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, और अब अगर एक बार नल मैट्रिक्स आ गया तो उसके बाद A की पावर 5 भी तो भाई A इंटू A की पावर 4 ही है ना, वो तो 0 ही आएगा, A इंटू नल मैट्रिक्स 0 फिर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है कि A की पावर n आपके पास नल मैट्रिक्स होगी किसी एक पर्टिकुलर n से ज्यादा। मतलब जरूरी नहीं है कि हर A की पावर में कुछ भी डाल दे 0 आ जाए, नहीं, लेकिन A³ तक कुछ आ रहा था। ठीक है, A4 आपका नल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो उसके बाद उससे हायर वाले तो सभी नल मैट्रिक्स रहेंगे ही। तो ऐसे n की जो मिनिमम वैल्यू है, जैसे इस केस में मैं कहूं तो 4 है, ये जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, A की पावर n आपका नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो n की जो सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल है दैट विल बी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि अगर किसी भी मोमेंट पे A की पावर n नल मैट्रिक्स हो रहा है तो डिटर्मिनेंट A की पावर n = डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट A यहाँ पे अगर दोनों साइड कंपेयर करें तो सीधा हमें पता चल रहा है कि डिटर्मिनेंट A ऑब्वियसली किसी भी निलपोटेंट मैट्रिक्स का 0 के बराबर होगा ही होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n = डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ A = 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट A आपका 0 के बराबर आएगा ही आएगा। तो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू कि अगर किसी चीज की डिटर्मिनेंट 0 है तो वो निलपोटेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई निलपोटेंट है तो ये पक्का है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये चार तो छोटे छोटे नाम थे, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉपर्टीज नहीं थी, लेकिन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे थे अपन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब है कि A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट A आपका कितना हो जाएगा, +-1 के बराबर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ऑब्वियसली इसका A इनवर्स एग्जिस्ट ही करता है।
ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका ए इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा ही, और ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स से आप प्री मल्टीप्लाई कर दो तो आप देख सकते हो कि दिस कन्वर्ट्स इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब कि ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स भी है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज खुद ही जो होगा वो ए इनवर्स के बराबर होगा, और इसलिए अपन कह सकते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज कहें या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए कहें, दोनों आई के बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा देखा जाए तो यही हमारे 3 डायरेक्शंस थे। अगर हम इनवॉल्यूटरी वगैरह से इसको कंपेयर करें, आइडेम्पोटेंट में भी यही चीजें हमने करी थी, डिटर्मिनेंट के बारे में कमेंट कर लिया, मेन प्रॉपर्टी देख ली और इनवर्स तक आ गए। ठीक है, यही 3 चीजें हमने करी थी। अभी हम थोड़ी सी इसमें एक और एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो क्या, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर आप लेते हो, जैसे A11, ठीक है, A12, A13, ठीक, A21, 22, 23, 31, 32, 33, और इसी का आप ले लो ट्रांसपोज। ठीक, ये रहा ए ट्रांसपोज आप कर रहे थे, तो A11, A21, A31, A12, A22, A22, A32, A13, ठीक है, A23, A33, और इसमें आप कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बन क्या रहा है वो देख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, A11 A21 प्लस A12 A22 A13 A23। ठीक है, फिर ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 A11 A22 A12 A23 A13। ठीक है, फिर ऐसे ही देखिए आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सभी स्क्वायर्स, मतलब क्या आ जाएगा, A21 स्क्वायर A22 स्क्वायर है ना, जो लिख ही लेते हैं, A21 स्क्वायर A22 स्क्वायर A23 स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद एक ऐसे ही आ जाएगा 2 1 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 2 1 3 1 है ना, 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 और 2 3 3 3। ठीक है, अच्छा इसको थर्ड से किया नहीं था हमने शायद, तो इसको भी कर लेते हैं, A11 31। ठीक है, A11 A31 प्लस A12 A32, ठीक है, और A13 A33। ये आपके पास टर्म्स आ जाएंगे। ऐसे ही नीचे भी टर्म्स आ जाएंगे, नीचे की टर्म में यहाँ पे होगा आपका A31 स्क्वायर 32 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो A31 स्क्वायर A32 स्क्वायर प्लस A33 स्क्वायर। तो आप देखिए ये और ये तीनों 1 हो रहे हैं, और बाकी सब कितने हो जाएंगे, 0 होंगे, बिकॉज यूनिट मैट्रिक्स है तो यहीं पे 1 रहेगा, बाकी सब पे 0 रहेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाली चीज क्या है, ये टर्म्स, फिर ये क्या है, ये सारे टर्म्स, और ऐसे ही थर्ड वाला क्या है, ये सारे टर्म्स। ठीक है, तो ये तीनों का स्क्वायर्स का सम 1 होगा, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपकी एक यूनिट वेक्टर होगी। A11 I प्लस A12 J प्लस A13 K अगर ले लें तो ये आपका यूनिट वेक्टर होगा। इसी तरीके से ये वाली रो A21 I प्लस A22 J प्लस A23 K, ये भी आपकी एक यूनिट वेक्टर होगी। तो ये सभी आपके क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो हर एक रो आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आपने अभी A इंटू ए ट्रांसपोज किया था, अगर आप इसी का उल्टा कर दीजिए, मतलब A ट्रांसपोज इंटू ए कर दीजिए और उसके बाद उसको I से कंपेयर करिए, तो जैसे यहाँ पे आपके हर एक रो को पता चला है कि हर एक, अब ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर A ऑर्थोगोनल है, A ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल है, ठीक है, कह सकते हैं A इंटू ए ट्रांसपोज अगर I है तो A अगर ऑर्थोगोनल बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली यार A ट्रांसपोज भी तो ऑर्थोगोनल ही है ना। A ट्रांसपोज को अगर मैं B बोल दूं तो B इंटू बी ट्रांसपोज इज I। ठीक है, तो ऑब्वियसली A अगर ऑर्थोगोनल है तो A ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल है। अगर हमें ये पता चलता है कि A के हर एक रो जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब A ट्रांसपोज की भी हर एक रो कैसी है, यूनिट वेक्टर है। A की हर एक रो यूनिट वेक्टर है, तो दैट सजेस्ट कि आपके A ट्रांसपोज की भी हर एक रो यूनिट वेक्टर है। लेकिन A ट्रांसपोज की हर एक रो बेसिकली होगी क्या, जो A की कॉलम रही होगी। भाई A ट्रांसपोज की रो मतलब A की कॉलम, तो इसका मतलब हर एक रो का
या फिर हर एक कॉलम का मैग्नीट्यूड 1 है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि हर एक रो, हर एक कॉलम का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, अगर उसको एक वेक्टर के तरीके से ट्रीट करें 3 डायमेंशनल, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर आएगा। इसके अलावा और क्या चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये आपको याद रखना है जो मैंने बात अभी बोली है। इसके अलावा आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पे आपके पास जैसे ये सारी टर्म्स थे, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, a11, a12, a13, और 21, 22, 23 का मतलब क्या है, सेकंड रो के एलिमेंट्स। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के, मतलब एक तरीके से कहा जाए फर्स्ट रो वेक्टर को अगर सेकंड रो वेक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। हो रहा है कि नहीं, फर्स्ट रो वेक्टर को आपने सेकंड रो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 0। फर्स्ट रो वेक्टर को आपने थर्ड रो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कितना आएगा, 0। सेम तरीके से कॉलम्स के लिए इसकी बात करेंगे तो वही बात हो जाएगी ना कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हर एक रो या कॉलम आपके यूनिट वेक्टर होते हैं और वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक रो दूसरे रो के परपेंडिकुलर होगा, एक कॉलम दूसरे कॉलम के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये बात आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक्स्ट्रा है और इस बात का काफी इंपॉर्टेंस भी है। कई बार क्वेश्चंस वगैरह में भी इसको डायरेक्टली आपको यूज करने का मौका मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि क्वेश्चन देख लेते हैं, 0 2 बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस गामा, और इसके अलावा आपके पास है अल्फा माइनस बीटा गामा। ये आपका ऑर्थोगोनल है। अगर मान लीजिए कहा जाए और बोला जाए कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो आप समझ लो सबसे पहले कि आप यहां देख सकते हो कि 0 2 बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर। पहले तो सभी यूनिट वेक्टर्स कर लो, है ना, सभी आप देख लो कि यूनिट वेक्टर्स आने चाहिए। मतलब कि ये, अच्छा ऐसे ही देख लें, ये आपके पास 2 अल्फा स्क्वायर है, 2 अल्फा स्क्वायर 1 होना चाहिए, ठीक है। ये कॉलम भी जो है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब 2 बीटा आई प्लस बीटा जेड माइनस बीटा के का मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब 6 बीटा स्क्वायर इज 1। सिमिलरली 3 गामा स्क्वायर इज 1। तो अल्फा बीटा गामा की यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ओके, ठीक है। और एक बार हम उन्हें रख करके एक बार देख भी लेना कि एक्चुअली बाकी सारी चीज़ें तो सेटिस्फाई हो रही हैं ना। हमें रो वेक्टर तो हमने कर दिया कि भाई कॉलम वाइज हमने अल्फा बीटा गामा निकाल लिया, ठीक है। देख लो कि उन अल्फा बीटा गामा के लिए बाकी कंडीशंस क्या क्या, जैसे हर एक रो भी उस केस में क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर रहा होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एक और केस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड, अच्छा, ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये 1 भी है, ये 1 के बराबर है, ए सी प्लस बी डी आपका 0 है और आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या फिर ए डी प्लस बी सी, ऐसा कुछ, ठीक है। यही है, ए बी प्लस सी डी है, ए बी प्लस सी डी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो कैसे कर सकते हैं आप, इसी को जरा सा प्लॉट कर दीजिए। अगर मतलब ये कहीं से भी लग नहीं रहा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैट्रिक्स से आप डायरेक्टली इसको समझ सकते हो। थोड़ी सी जगह मैं यहीं पे ले लेता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि ए बी और सी डी ले लिया, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है ना कि ये रो इस रो के परपेंडिकुलर है, ए आई प्लस बी जे इज परपेंडिकुलर टू सी आई प्लस डी जे। सिमिलरली दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज आल्सो यूनिट वेक्टर, ठीक, ये बात। तो ऑब्वियसली इनके कॉल मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के तरीके से बिहेव कर रहा है। और ऑर्थोगोनल अगर है, हेलो, नमस्ते प्रशांत, 71 लीटर तक का फ्री पेट्रोल। तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इसके रो के अलावा कॉलम वेक्टर्स भी ऐसे ही होंगे, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 1 होगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी 1 होगा, और दो कॉलम वेक्टर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें डॉट प्रोडक्ट एक तरीके से, तो वो भी 0 के बराबर ही आएगा। तो आप समझ सकते हो ए आई प्लस सी जे इंटू बी आई प्लस डी जे, दिस विल गिव यू ए बी प्लस सी डी, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी फिर, 0 के बराबर ही होगी, ठीक है। एक आता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, या फिर कह लीजिए कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम में क्या होता है, ये बोलता है कि a माइनस लेमडा आई, शायद आपको नाम ना भी पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात ये पता रहनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी लेमडा के टर्म्स में।
मतलब अगर आपके पास मान लीजिए कि ए आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो मैं जैसे ले लिया मैंने, मान लीजिए कि यही ले लेता हूँ 1 0 0 0 1 1 0 -2 4, ठीक है, ये आपने एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, ए। तो ये अगर ए है तो ए माइनस लेमडा आई आप लिखो, क्या बनेगा, ए माइनस लेमडा आई का मतलब होगा एक मैट्रिक्स आई, ठीक है, इसमें से लेमडा आई मतलब 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा, बाकी सब सेम, ठीक है। तो 1 माइनस लेमडा 0 0 0 1 माइनस लेमडा 1 0 -2 4 माइनस लेमडा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई आपका 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई आपका 0 हो जाए, तो आपके पास देखो क्या बनेगा, ओपन कर लो 1 माइनस लेमडा इंटू ये कितना आ गया आपके पास, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 4 और प्लस 2, ठीक है। बाकी 0 0 ही है, तो बाकी और से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ये इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो आपके पास एक क्यूबिक बन रही है, वो क्यूबिक अगर मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई हो तो और आसान हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या बन रहा है। लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 और माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है इज इक्वल टू 0, तो माइनस लेमडा क्यूब, ठीक है, प्लस 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 11 लेमडा प्लस, अच्छा यही लिखा हुआ था क्या, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लेमडा के टर्म्स में आपके पास एक क्यूबिक बन गई। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ए भी इस इक्वेशन को फॉलो करता है। अब ये तो लेमडा तो स्केलर है, बट ए तो मैट्रिक्स है। ए के टर्म्स में इसको कैसे लिखोगे आप, ए के टर्म्स में हो जाएगा ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, मतलब एक तरीके से इसको सेटिस्फाई करता है। तो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 11 ए माइनस 6, अब यहाँ 6 तो नहीं लिख सकते ना, मैट्रिक्स के साथ 6 नहीं लिख सकते, तो 6 नहीं लिख सकते तो यहाँ आई लगा देते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स बन गई। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है ये आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए की, और यहाँ से आप ए वगैरह निकाल सकते हो कि ए क्यूब, मान लीजिए इसको इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 11 माइनस 11 आई है ना, माइनस 6 से इनवर्स इज इक्वल टू 0, ए इनवर्स को आप लिख लो बाकियों के टर्म्स में। ये सारे मैनिपुलेशंस यहाँ से किए जा सकते हैं। अब लेमडा की यहाँ से जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, यहाँ से एक तरीके से लिखा जाए कि लेमडा के टर्म्स में एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मैट्रिक्स की, और इसके जो रूट्स हैं वो क्या है 1 2 और 3 कह सकते हैं। इसके रूट्स क्या होते हैं 1 2 और 3, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपके पास 1 2 और 3, इनको क्या बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक रूट, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आई है या फिर किसी भी डिग्री की कोई भी इक्वेशन आ जाए, आपको क्या याद रखना है, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ए कोई एक वैसी मैट्रिक्स है जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो समझ में आना चाहिए कि उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर, ठीक है। क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ये क्या होगा आपके डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। सम ऑफ रूट्स मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन से निकालनी है सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो एप्लीकेबल है, तो वही चीज आपको यूज करनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, ये सब निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका डिटर्मिनेंट ए, सम ऑफ रूट्स आपका होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका क्या होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए। और उसके बाद की जो टर्म होती है ये एडजॉइंट और कोफैक्टर्स के डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है। एडजॉइंट वगैरह से इसको आपको रिलेट कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन आपको ज्यादा उसका काम है नहीं, ये दो चीजें बस आपको पता रहे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम में मेनली ये चीज थी। अब कैरेक्टरिस्टिक रूट से रिलेटेड कुछ एक आध बातें और भी कर लेते हैं, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है या ऑर्थोगोनल है तो उस पे क्या इंपैक्ट आएगा। अगर आपके पास ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपको क्या पता होता है कि ए ट्रांसपोज मतलब आपका माइनस ए के बराबर होगा। तो ए माइनस लेमडा आई अगर आपका 0 है, ये इक्वेशन हम प्रोसीड करना चाह रहे हैं फॉर सम पर्टिकुलर लेमडा, ठीक है। तो आप एक चीज और देख सकते हो, मान लो लेमडा इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है, तो ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट कितना रहा होगा 0 के बराबर आया होगा, यही चीज होती है, ठीक है। ए माइनस जैसे पिछले वाले में 1 2 3 आए, तो इसका मतलब क्या ए की ए माइनस 2 आई का डिटरमिनेंट 0 रहा होगा, ए माइनस 3 आई का डिटरमिनेंट 0 रहा होगा, ए माइनस आई का डिटरमिनेंट 0 रहा होगा, मतलब लेमडा की जगह 1 2 3 रख दें तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी फॉलो होगी ही होगी,
नेक्स्ट, अब देखिए अगर मान लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज आपका माइनस A था, तो आपने क्या किया कि कहा कि भाई A माइनस लेमडा आई का अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो इसको मैंने B मान लिया, तो B के ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। तो आप देखो A माइनस लेमडा आई का अगर आप ट्रांसपोज ले लेते हो तो दिस कम्स आउट एज 0, ठीक है। A माइनस लेमडा आई का ट्रांसपोज, ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से A ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई का ट्रांसपोज तो आई ही रहने वाला है, ये आ गया, मतलब माइनस A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर माइनस A माइनस लेमडा आई इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, फिर से अगर इसको B मान लिया तो B का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो माइनस B का कुछ और थोड़ी ना होगा, 0 ही होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि A प्लस लेमडा आई का भी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। इससे क्या बात पता चलती है, इससे ये पता चलता है कि अगर लेमडा, यहां से हमने क्या बोला कि लेमडा एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि माइनस लेमडा भी एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमेशा अगर आपके पास एक कुछ भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रूट 2 है तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रूट उसका -2 होना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका अगर एक कैरेक्टरिस्टिक रूट 2 है तो पक्का एक और कैरेक्टरिस्टिक रूट -2 रहा होगा। फॉर ईच लेमडा देयर विल एग्जिस्ट अ माइनस लेमडा व्हिच विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। और अब एक और चीज समझ सकते हो कि अगर तुम मान लो कि एक क्यूबिक इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, मतलब लेमडा में क्यूबिक आती है, वो कब आएगी, जब आपके पास A आपका 3x3 हो। अगर ये 5th डिग्री की कब आएगी, जब A आपका 5x5 हो, तो आपके पास 5th डिग्री की एक इक्वेशन मिलेगी लेमडा में, है ना। तो अगर ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है, और उसके रूट्स रहे रियल, ठीक है, तो हर लेमडा का आपने कहा माइनस लेमडा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहीं से पता चल जाता है कि वो जो, जैसे मान लो कि क्यूबिक है तो एक 2 मिल गया, मान लो एक -2 मिल गया, ठीक है। तो तीसरे वाले को क्या होना पड़ेगा, तीसरे कैरेक्टरिस्टिक रूट को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई वो दो अलग अलग वैल्यूज तो ले नहीं सकता। मतलब वो एक ऐसी चीज होगी जो कि लेमडा और माइनस लेमडा को बराबर कर दे। जैसे मैंने कहा कि एक कैरेक्टरिस्टिक रूट 1 है तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रूट -1 है, पक्का। थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या बचा, थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक रूट ऐसा ही होगा सो दैट कि वो लेमडा का भी काम कर दे और माइनस लेमडा का भी काम कर दे। और लेमडा और माइनस लेमडा अगर दोनों का काम करने लग गया तो उसकी मतलब वो लेमडा क्या हो सकता है, फिर 0 ही हो सकता है। दैट लेमडा विल बी इक्वल टू माइनस लेमडा, लेमडा इज 0। तो दैट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ए उस केस में ऑड ऑर्डर के लिए आप कह सकते हो ऑड ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। ऑब्वियसली उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रूट 0 होगा ही होगा। ये बात तो आप पहले ही पता थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर विल हैव डिटर्मिनेंट 0। उसका मतलब यही है, यहां से भी हमने उसको एक बार को शो कर दिया है, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या याद रखना है आपको कि हर एक लेमडा कैरेक्टरिस्टिक रूट के लिए माइनस लेमडा भी एक कैरेक्टरिस्टिक रूट आपका हमेशा एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं अपन, मान लीजिए कि ए आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ए अगर आपकी ऑर्थोगोनल है तो ए अगर ऑर्थोगोनल है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 और ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका आई के बराबर आ जाएगा। तो a माइनस लेमडा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, ठीक है। i की जगह पे आपने क्या किया, a इंटू ए ट्रांसपोज रख दिया। अब इससे चेंज क्या हुआ देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू आई माइनस लेमडा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। तो यहां से डिटर्मिनेंट a, ठीक है, लेमडा ए ट्रांसपोज, ठीक है, 0 के बराबर। अब ये तो 0 होगा नहीं, ऑर्थोगोनल के लिए डिटर्मिनेंट ए नॉन 0 होता है, इसका मतलब कि यही डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। तो अपन बोल सकते हैं i माइनस लेमडा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका भी आप ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। अगर b का डिटर्मिनेंट 0 है तो b ट्रांसपोज का भी 0 होगा, मतलब i ट्रांसपोज माइनस लेमडा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो a ही हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या बनती हुई बात है कि अगर मैं इसमें से भी लिख लूं इसे माइनस लेमडा बाहर ले करते तो आपके पास आएगा a माइनस 1 बाई लेमडा आई ट्रांसपोज, मतलब i ही हो गया, ठीक है। a माइनस 1 बाई लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक कैरेक्टरिस्टिक रूट इसका लेमडा था तो एक और कैरेक्टरिस्टिक रूट यहाँ पे 1 बाई लेमडा होगा ही होगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ये कॉम्बिनेशन याद रखिए कि फॉर ईच लेमडा देयर विल एग्जिस्ट 1 बाई लेमडा। और दूसरा आप इसके लिए याद रखिए कि आपका हर एक
लेमडा के लिए माइनस लेमडा एग्जिस्ट करेगा फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।